ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। आज हम बात करेंगे उस बॉर्डर की जहां हाल ही में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने घात लगाकर एक बड़ा हमला किया है। वो बॉर्डर पीर पंजाल की उन पहाड़ियों में है जो पुंछ और राजौरी जिले में फैला हुआ है। हालांकि सेना की उत्तरी कमान ने पीर पंजाल को पिछले 2 साल में आतंकी घटनाओं से मुक्त करा दिया था, लेकिन ताजा घुसपैठ के बाद आतंकियों ने हमारे 5 जवानों की बलि ले ली। यद्यपि सेना ने उनमें से कई को मार गिराया है और उनका सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जंग के राजा तोपों की कमीशन पाने वाले ब्रिगेडियर सरदेंदु, जिन्होंने सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर भी अपनी तोपों के कमाल दिखाए हैं। हमारे साथ दिल्ली के प्रबुद्ध पत्रकार उमेश कुमार भी हैं, जो डिफेंस पर काफी कवर करते आए हैं। हमारे साथ बीके झा हैं, जो वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और डिफेंस और वित्त का चोली दामन का साथ है। तो हम शुरुआत करेंगे पीर पंजाल की घाटियों में, जंगलों में ताजा घात लगाकर हमले की। ब्रिगेडियर सर, ये घात लगाकर ये ताजा हमले को, इसमें चीनी साजिश देखने की बात कही जा रही है दबे स्वरों में कि इसमें चीनी साजिश हो सकती है। आप मानते हैं कि इसमें चीनी साजिश हो सकती है? देखिए, जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो किसी भी देश का उसमें इन्वॉल्व होना, वैसे चीन और पाकिस्तान के जिस तरीके के रिलेशन है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब भी चाइना ने हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, वेस्ट में पाकिस्तान से, नॉर्थ में वो खुद है और साउथ में वो उसने देखिए जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है उस पे अपना आधिपत्य जमाया, जिस तरीके से उसकी पूरा स्वामित्व लिया, उसको ध्यान में देखने वाली बात है। और साथ में उसका जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमेशा से पैठ बनी रही है, तो लिहाजा वो हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करता है। देखिए, एशिया में 2 महापावर है, एक हिंदुस्तान और एक चाइना। दोनों के क्लैशिंग इंटरेस्ट है, चाहे वो कमर्शियल हो, पॉलिटिकल हो, वर्ल्ड को एक न्यू लीडरशिप प्रोवाइड करने का। तो लिहाजा चाइना का आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देना और पाकिस्तान की पूरी तरीके से इसमें मदद करना बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है। और जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं हुई है पीर पंजाल रेंज में, और पिछले देखिए 2-3 महीनों में इस घटना में बहुत बढ़ावा हुआ है, तो ये साफ दिखाता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से जेएनके में उलझा रहे, जेएनके के इशू को इंटरनेशनलाइज किया जा सके और जो हिंदुस्तान की एक जो बढ़ती हुई छवि है विश्व में उसको धूमिल किया जा सके। तो इसका एक एफर्ट है। आज की डेट में पीर पंजाल में इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं उसको मैं यह एक स्ट्रे इंसिडेंट मानता हूं, लेकिन घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और स्पेशली नॉर्दर्न कमांड में जो पूरी तरीके से इस इलाके का युद्ध की संरचना करते हैं, एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रिड बिछाते हैं और तरह तरह की एक्टिविटी रखते हैं जिससे कि इस एरिया को डोमिनेट किया जा सके, उनसे गुजारिश है कि इसमें मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि इश्यू ये है कि लेह लद्दाख में कैलाश रेंज पर इंडियन आर्मी के कब्जे के बाद चीनी पीपुल्स आर्मी कठिनाई महसूस कर रही है लद्दाख में आगे बढ़ने में। हालांकि उसने रेजांगला तक अपने कदम बढ़ा लिए हैं, उस रेजांगला तक जहां मेजर शैतान सिंह अपनी पूरी कंपनी के साथ शहीद हुए थे। तो इस हालात में लद्दाख में चीनी पीपुल्स आर्मी का सामना कर रही भारत की 14वीं कोर क्या दबाव महसूस करेगी पीर पंजाल की ताजा घटनाओं से? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की आर्मी जब ऑपरेट करती है ऐसे दुर्गम इलाकों में तो उनका एरिया स्पेसिफाइड होता है। 14वीं कोर का एकमात्र काम है कि वो नॉर्दर्न में जो लद्दाख का इलाका है उस इलाके की सुरक्षा करें। जब इलाकों की बात होती है तो हम
जो डेडिकेटेड एक डिफेंसिव फॉर्मेशन होती जो उसके लिए जिम्मेदार होती। तो लिहाजा 14वीं कोर का पीर पंजाल की घटनाओं से अफेक्टेड होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। उनका एक स्पेसिफिक टास्क नहीं, है, लेकिन उनको ब्रिगेडियर सर उसमें यह है कि हमें 15वीं और 16वीं कोर के और पूर्वी कमान से माउंटेन डिविजन्स डिप्लॉय करने पड़े हैं लद्दाख में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए। तो पीर पंजाल में हमें माउंटेन डिविजन्स के कमांडोज की फिर शायद जरूरत है। इस वजह से इसको दबाव मानकर रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये चीनी साजिश हो सकती है कि कैलाश रेंज पर दबाव कम करवाने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर पीर पंजाल में घटनाएं कराई हैं, ताकि भारत अपनी माउंटेन ब्रिगेड्स को हटाकर वापस यहाँ लाने के लिए बाध्य हो जाए। नहीं, देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिफरेंट व्यू रखता हूँ। हिंदुस्तान की आर्मी के जो फॉर्मेशंस है वो डेडिकेटेड पर्टिकुलर काम के लिए है। साथ में जो डुअल टास्क फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके के इवेंचुअलिटी को हैंडल करने के लिए तैयार रहती है। मेरा मानना है कि पीर पंजाल में अगर आपको प्रेशर और क्रिएट करना है और ट्रूथ की और रिक्वायरमेंट होती है तो उसके डुअल टास्क फोर्सेस होते हैं और तमाम तरीके की आरआर बटालियंस है, तमाम तरीके के इन्फेंट्री बटालियन है, फॉर्मेशन है, रिजर्व फॉर्मेशन है, उसको लॉन्च किया जा सकता है। जहां तक पीर पंजाल का जहां तक गलवान इलाके का सवाल है, जहां तक 14 कोर का इलाका का सवाल है, ये दोनों अलग अलग है। किसी भी तरीके से एक फॉर्मेशन का प्रेशर दूसरे फॉर्मेशन पे आता जरूर है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ उनके ट्रूथ को। उनके ट्रूथ को किसी भी तरीके से या यहां से वहां गए या वहां से यहां आने वाले, वो भी माउंटेनस टेरेन में ये संभव नहीं होता है। इसमें डेडिकेटेड फोर्सेस की जरूरत होती है, उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जो गलवान में कमिट हो गया, अगर उससे या उम्मीद करें कि वो पीर पंजाल में ऑपरेट करेगा या पीर पंजाल में जो कमिट हो गया वो गलवान में जाके ऑपरेट करेगा, ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। जब वो इंडक्शन होता है तो एक्लेमेटाइजेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, जिस तरीके का टास्क आप कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल सिखलाई होती है, तब वो जाके ट्रूथ वहां पे लागू होता है, वहां पे डिप्लॉय होता है। तो मेरा मानना है अगर पीर पंजाल में आप इस तरीके का प्रेशर कर रहे हैं तो आपके पास डुअल फॉर्मेशंस हैं, आप वहां इंडिकेट करिए। आप वहां का जो एंटी टेररिज्म जो ग्रिड आपने स्टेब्लिश किया है उसको और आप पुख्ता बनाना चाहते हैं तो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट करके और पुख्ता बनाइए। इंटेंस पेट्रोलिंग करिए। जो वहां के जो टेरेन का कॉन्फ़िगरेशन है पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ में, ये पूरा जंगल डोमिनेटेड है। वहां पे टेररिस्ट जो किसी भी दुर्गम जगह पे जाके छुप जाता है तो उसको ट्रेस करना मुश्किल है। आप अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाइए, आप अपना सिग्नल इंटेलिजेंस बढ़ाइए, आप वहां के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करिए, जेएनके की पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और एक ऐसा पुख्ता एंटी टेररिस्ट ग्रिड एस्टैब्लिश करिए जिससे कि आप उस इलाके को डोमिनेट कर सकें। और जहां तक चाइना का सवाल है, ये उनकी ओवरऑल मंशा हो सकती है। अगर नॉर्दर्न कमांड में आपने प्रेशर क्रिएट करना है तो आपको दोनों फ्रंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, 14वीं कोर को भी और 16वीं कोर को भी। 15वीं कोर जो वैली के लिए जिसकी डिफेंस की जिम्मेदारी है उसको भी अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको वैली में कुछ इस तरीके की हरकत करनी पड़ेगी। तो जब ओवरऑल स्ट्रेटजी प्लान होती है ऑपरेशनल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, तो सारी चीजों का एमलगमेशन होता है। तो चाइना भी एक समर्थ कंट्री है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरा एक्टिवेशन किया होगा। और मैं जो मानता हूं कि आज की डेट में जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में है, जिस तरीके की पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहे हैं और वहां पे इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शन होने हैं, तो जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है एंटी इंडिया रेटोरिक चलाया जाता है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बढ़ाए जाते हैं, इस तरीके के इशू क्रिएट किए जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पे अपना क्लेम दे सके, यूएन में जाने की बात को और पुख्ता करे और इस इशू को इंटरनेशनलाइज करे। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। मेरा मानना है इंटरनेशनलाइज कि पर ब्रिगेडियर सर, इंटरनेशनलाइज पर एक नई खबर आई है जो आप सबने भी देखी होगी। वीके और उमेश जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि नेहरू और माओ युग के बाद चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूर भूर प्रशंसा की है और उसने कहा है कि भारत बहुत बढ़िया कदमों, सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है। इसको कैसे देखेंगे? विदेश नीति और गलवान को अगर मिलाकर देखें, वीके उमेश जी कैसे देखेंगे इसको? वीके देखिए, अभी जब तक हम बात करते हैं विदेश नीति की या
इकोनॉमिक पॉलिसीज की और डिप्लोमेसी की, स्पेशली डिप्लोमेसी की जो बात करते हैं, तो ये तो तय है कि पिछले कुछ सालों में डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने काफी कुछ प्रोग्रेस करी है। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जैसे ब्रिगेडियर साहब का मानना है, और भी बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि हमारी जितनी सारी तैयारियां हैं डिफेंस से रिलेटेड, वो डायरेक्ट पाकिस्तान को लेके डायरेक्टेड नहीं होती हैं। वो हम चाइना को लेके सारा प्रिपरेशन करते हैं। उनकी जो नहीं नहीं, कैपेसिटी आप है। शायद भटक रहे हैं। इस प्रशंसा को भारत को कैसे देखना मैं उसी चाहिए? सुभाष जी, मैं उसी पे आ रहा था, मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, उसी के बाद पे मैं आ रहा कि जो इस प्रशंसा को, अब देखिए, अब इकोनॉमिक उसमें आप बात करें डिप्लोमेसी के साथ साथ, तो जो 1+ पॉलिसी है वो इसी का रिफ्लेक्शन है। नहीं नहीं, अब मेरा सवाल स्पेसिफिक है बीके मैं कि मैं इस जब पे गलवान बोल में हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं, कर्नल समेत, बहुत बरस बाद, ब्रिगेडियर सर जानते होंगे कि बहुत बरस बाद कोई बटालियन कमांडेंट किसी युद्ध के मोर्चे पर शहीद हुआ है। कारगिल के बाद शायद ये पहला मौका है, या इससे पहले एक और अभी घाटी में भी मैं एक कर्नल शहीद हो गए हैं। मैं सुभाष में मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, मैं उसी हाँ, पे आ रहा था, लेकिन एक उसका लॉजिकल एक जो प्रोग्रेशन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा अपने था। पास समय लिमिटेड है। हाँ, तो मैं हाँ, संक्षेप में मैं ये कहना चाह हम्म, रहा हूँ कि जैसे हम्म, डिप्लोमेटिक लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे 1+ पॉलिसी वगैरह जो आई है, वो कंपनियां वहां से बाहर निकल रही हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और इंडिया में अपने दूसरी यूनिट खोल रही है, तो इनको, इन सबको लेके चाइना एक मतलब में एक बेचैनी तो है, क्योंकि मतलब प्रेशर है इकोनॉमिक, चाइना में। हाँ प्रेशर है, तो उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, चाहे वो मिलिट्री के टर्म्स में हो, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो। तो मैं उसको गलवान और जो बंजाल वगैरह में हो रहा है, और जो साठगांठ की संभावना है, हाँ, तो उसको मैं इसी उसमें देख रहा हूँ कि वो जियो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान के साथ मिलके, जैसे श्रीलंका के पोर्ट का हो गया, तो ये सारा एक मतलब लॉजिकल प्रोग्रेशन है। हाँ, ये उनके चाइना की बेचैनी को भी दर्शाता है, ओके। और साथ साथ उमेश जी, आप मैं कैसे बीके देखते हैं जब चीन के बारे में ये मशहूर है कि वो मैं इंच दर इंच आगे बढ़ने में यकीन रखता है? मैं बीके की ही बात को आगे बढ़ाते हुए एक कहना चाहूंगा। जो एक तो चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जाता है, ये चाइना का इतिहास रहा है और वो कभी भरोसा करने के लायक होते भी नहीं है। दूसरा, चाइना की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इंडिया एक बढ़ती शक्ति हो रही है एशियाई कंट्री में, एशियाई महाद्वीप में। और अमेरिका का जो है, पहले जो पाकिस्तान की ओर रुझान था, वो रुझान धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान जो है इंडिया की ओर अमेरिका जो है इंडिया की ओर झुक रहा है। तो चीन को अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से टक्कर लेने की बात होती है तो अमेरिका से होती है। तो कभी नहीं चाहेगा चीन जो दक्षिण एशियाई देशों में कोई उसका हमदर्द पैदा हो। पाकिस्तान को तो उसने अपने पक्ष में मिला लिया है, लेकिन अब इंडिया की तरफ इसका झुकाव जो है चीन के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। यही वजह है कि चीन अब धीरे धीरे इंडिया की तारीफ करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। नहीं, चलिए उमेश जी, ब्रिगेडियर सर, ये सवाल आपके लिए है। क्या ऐसे साबरमती किनारे झूला झूलते हुए शी जिनपिंग की मोदी के साथ खिंचवाई तस्वीरों का नंबर 2 संस्करण माना जाए, यानी तारीफ करके लद्दाख में कैलाश रेंज पूरी तरह खाली कराने का षड्यंत्र माना जाए? क्योंकि आप की जानकारी में होगा कि कैलाश रेंज के कुछ खास ठिकाने हमने एक खास समझौते के तहत खाली किए हैं। तो आप कैसे देखते हैं ये प्रशंसा को, मोदी की प्रशंसा को, रक्षा विशेषज्ञ के नाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाइना की किसी भी तरतीब का जो भी वो उसके स्टेटमेंट आते हैं उसको तवज्जो देता नहीं है। चाइना एक चालाक कंट्री है। उसकी क्या चाल है, उसके पीछे इसकी क्या मंशा है, हमने पंचशील के देश से, हिंदी चीनी भाई भाई से
झूला झूलने के बाद से गलवान के इशू सारी जगह हमने उनको अच्छे से परखा हुआ है। चाइना एक ऐसा चतुर कंट्री जिस पे हिंदुस्तान रिलाय नहीं कर सकता। ये टाइम टू टाइम उसकी जो तारीफ है उसको आपको इन बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ेगा। आपने झूला झुलाया और अगले साल गलवान कर दिया, और आपके इस इलाके को जो जिसमें नो मैन जहां था वहां पेट्रोलिंग होती थी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और आज भी वो इशू सेटल्ड नहीं है। जहां तक आपका कैलाश हाइट का सवाल है, आपने विड्रॉ किया, चाइना वहां से हटा नहीं, तो आपको वहां भी काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो चाइना आज की डेट में एक ऐसा कंट्री है कि आपकी तारीफ करके आपको डाइवर्ट कर सकता है, आपको आपके मुद्दे से भटका सकता है, लेकिन उसका जो ग्रेटर प्लान है, जिस तरीके से उसने ईस्ट लद्दाख में पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा, और हर बार उसकी क्लेम लाइन आगे के आगे बढ़ती चली जाती है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। डिफेंस फोर्सेस इसको बहुत अच्छे से समझती है, पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छे से समझती है, लिहाजा इसका देखिए कोई हिंदुस्तान की तरफ से बहुत रिएक्शन नहीं आया, बहुत हम उत्साहित नहीं हुए, हमने कोई ऐसा एमओयू नहीं साइन कर दिया या ऐसा कोई डील उनके साथ नहीं साइन कर दिया। धीरे धीरे जो चाइना की सरकार ने अपने प्रचार तंत्र के लिए अखबारों में ये खबर छपवाने की और टीवी मीडिया में प्रचारित करवाने की कोशिश की है, हालांकि उसको ज्यादा तवज्जो मिल नहीं पाई। खैर, पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे, उन्होंने हाल ही ये स्टेटमेंट दिया है एक आर्टिकल लिखकर कि भारत की हालत उस बॉक्सर जैसी है जो रिंग में पाकिस्तान और चीन का एक साथ मुकाबला कर रहा है, लेकिन उसे दोनों से अलग अलग मुकाबले की तैयारी और टाइमिंग रखनी चाहिए। क्या भारत को नरवणे के इस कथन को किसी बड़े खतरे के संकेत के रूप में लेना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की आर्मी जो टोटली प्रोफेशनल आर्मी है, हम हर फ्रंट पे तैयार रहते हैं किसी भी संभावनाओं या किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए। जहां तक युद्ध के प्रिपरेशन का है, हम एक साइड में पाकिस्तान की तैयारी करते हैं और साइड बाय साइड चाइना की तैयारी करते हैं, और दोनों फ्रंट पे आप तैयारी जरूर कर रहे होते, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करने में एक पूरी ऑपरेशनल आर्ट इन्वॉल्व होती है। हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं कि एट ए टाइम अगर हमने चाइना को कन्फ्रंट करना है तो हमारी क्या युद्ध भूमि, क्या रूपरेखा होगी पाकिस्तान को कंटेन करने में। इसी तरीके से हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाही के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, और कैसे हमने चाइना को कंटेन करके रखना उसकी बात करते हैं। दो बॉक्सर से हम तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन दोनों बॉक्सर को हम पंच उतने ही फोर्सफुल तरीके से डिलीवर नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की हर एक चीज का एक क्वांटिफिकेशन है, हर एक चीज की एक तैयारी है, हर एक चीज की एक सीमा है। किस हद तक आप युद्ध को ले जाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। चाइना से जब लड़ाई होगी तो लेकिन एक्स आर्मी चीफ ने ये बयान हाल ही में दिया है, जब गलवान में तनाव बढ़ रहा है और पीर पंजाल में आतंकवाद बढ़ रहा है, तब ये उनका लेख छपा है। नहीं, बिल्कुल, हम उनकी बात से है, जो उन्होंने लिखा उसमें कोई डिनायल नहीं है कि आप जब युद्ध के रिंग में हैं तो दोनों से आप बॉक्सिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअली आप डिलीवरी पंच दे रहे हैं, नॉकआउट पंच मार रहे हैं? मेरा मानना है कि एट ए टाइम अगर आप हैंडल करेंगे तो वो ठीक है। किसी भी आर्मी के लिए वर्ल्ड में अगर ग्रुप ऑफ नेशन जो बराबर किए हैं और किसी दूसरे देशों का जमावड़ा होता तो उससे हैंडल करना मुश्किल होता है। क्या आपकी कैपेबिलिटी दो फ्रंट पे है लड़ने की? पाकिस्तान से भी उतने ही इंटेंसिटी से लड़िए जितनी इंटेंसिटी से आप चाइना से लड़ रहे हैं। चाइना की आर्मी और आपकी आर्मी का फोर्स रेशियो कंपेयर करेंगे, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, तो क्या आप उसको अचीव करने के में क्षमता रखते हैं? इसी तरीके से पाकिस्तान, तो ये एक आप थ्योरी पे जरूर बात कर सकते हैं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लिहाजा हमारा जो मानना है और जो आर्मी जिसके तहत काम करती रही है, हम तैयारी करते हैं, हम चाइना को नंबर 1 दुश्मन मान के तैयारी करते हैं। जब आप बहुत तगड़े से अगेंस्ट तैयारी करेंगे तो पाकिस्तान जैसे कई सारे देशों से आप आसानी से निपट लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ में लड़ेंगे। साथ में मतलब कि पाकिस्तान से भी उतने इंटेंसिटी से लड़ेंगे और चाइना से, ऐसा नहीं होता है। युद्ध में वन एट ए टाइम, डिवाइड एंड रूल। पाकिस्तान को अलग हैंडल करिए, चाइना को अलग हैंडल करिए, दोनों की लोकेशन अलग है, लड़ने की तकनीक अलग है, टेरेन अलग है, इक्विपमेंट अलग है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस अलग अलग है। तो ये सारी चीजें कंबाइंड नहीं होती हैं और स्पेशलाइज्ड हमारे ट्रूप्स हैं।
अगर हमें वेस्टर्न फ्रंट पे ऑपरेशन करना होता है तो एक अलग तरीके का ऑपरेशन है, वो बख्तरबंद गाड़ियों में लड़ा जाएगा, मैकेनाइज तरीके से लड़ा जाएगा, मैन्यूअर एलिमेंट होगा। जब आप चाइना जाते हैं तो माउंटेनस टेरेन है, वो इन्फेंट्री प्रोडोमिनेंट हो जाता है, आप एट्रिशन के लिए जाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और जो पैदल सेना है आर्टिलरी के सपोर्ट और अदर आर्म्स के सपोर्ट से ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। तो दो अलग अलग विधाएं हैं। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर कुछ ऐसा खुदा न खास्ता हो गया तो हिंदुस्तान की आर्मी का आज की डेट में डिवीजन तैयार है। हम तैयार हैं मेंटली और हर लेवल पे कि किसको किस तरीके से कैसे हैंडल करना है, लेकिन बेहतर होगा एट ए टाइम वन और दूसरों को आप कंटेन करके रखें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, धन्यवाद। तो हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबने जाना भारत के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर सरदेंदु जी से कि कैसे भारत की सेनाएं दो मोर्चों पर एक साथ तैयार हैं। ये अलग बात है कि दोनों मोर्चे एक साथ बहुत कम खोले जाते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के कई उदाहरण हैं, लेकिन अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद एक आध ही उदाहरण है। तो हम चर्चा को यहाँ विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद देते हैं और डिफेंस से संबंधित जानकारियों के लिए आप देखते रहें हिंदी हेडलाइन। धन्यवाद। जय हिंद।